जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो आज आपका है पॉलिटी का पार्ट 5 यानी कि भाग 5। तो इसमें भाग 5 में पढ़ना है हमको आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक पढ़ना है, जो मुख्य रूप से भाग 5 से संबंध किससे है, तो आपका है संघ सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखिए दोस्तों, आपको अगर आप गौर से देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ सरकार। ये दूसरा नाम होता है केंद्र सरकार। संघ सरकार देश के स्तर पर काम करती है और राज्य सरकार राज्य के स्तर पर काम करती है। हमको जब राज्य के बारे में पढ़ना होगा तो इसके बाद हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जहाँ पर हम संघ सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सेम टू सेम मिलता जुलता राज्य सरकार के बारे में पढ़ना पड़ता है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ जाएगा क्या पढ़ना होता है। अच्छा, ध्यान रखिए दोस्तों, संघ सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संघ सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक अंग का नाम है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के संघ सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका का काम क्या है दोस्तों? तो विधायिका का काम है कानून बनाना, अर्थात जो इसको हम बोलते हैं दोस्तों संसद। क्या बोलते हैं? संसद। विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद अर्थात पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या बनता है दोस्तों? कानून। कौन बनाते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होते हैं उनके द्वारा कानून बनाया जाता है। अच्छा, जब कानून बन जाता है तो कानून को लागू करने का काम, कानून को इन्फोर्स मतलब होता है लागू करने का काम कौन करती है? तो कार्यपालिका करती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो ये केंद्र सरकार की कार्यपालिका है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कार्यपालिका यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय विधायिका। तो कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। अच्छा, बात करें आर्टिकल की, तो हमको कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक हमको कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 127 के बारे में विधायिका के बारे में पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है कि इसमें विधायिका कैसे काम करती है, सब कुछ पढ़ना है। अच्छा, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 151 का संबंध किससे है? न्यायपालिका से अर्थात जुडिशियरी से है। अच्छा, हमको शुरुआत कहाँ से करना है? कार्यपालिका। तो हम जब कार्यपालिका को जब हम तोड़ते हैं, देखते हैं कि कार्यपालिका में और क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, कार्यपालिका का जैसे हेड ऑफ स्टेट होता है, जिसे बोलते हैं कार्यपालिका का प्रमुख, कौन होता है वो? तो आपका होता है राष्ट्रपति। तो पहले हमको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 के बाद तक पढ़ना है। उसके बाद आगे हमको पढ़ना है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं, उनके बारे में कुछ प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक पढ़ना है उपराष्ट्रपति के बारे में। और इसके अलावा आर्टिकल 70 से आर्टिकल 78 के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 70 से लेकर आर्टिकल 78 तक पढ़ना है। वो पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है। कहीं कहीं आपको मंत्री परिषद मिलेगा, कहीं कहीं मंत्रिमंडल मिलेगा। दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमको वहाँ पर आगे हमको देखने को ये चीज़ हमको मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो हम लोग आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम लोग शुरू करने वाले राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति, ठीक है, इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है? तो अनुच्छेद नंबर 52 से अनुच्छेद नंबर 61 तक पढ़ना है, यानी कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिए दोस्तों, उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के सर्वे होते हैं, अर्थात हमारे देश के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि कोई पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति होता है। और भारत का द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, यानी कहा जाता है, हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो ये जो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है दोस्तों ना, तो ये ब्रिटेन से कॉपी किया गया। कहाँ से कॉपी किया गया है? ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन में तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहाँ ब्रिटेन में क्या है? तो मोनार्की सिस्टम है। क्या है? डेमोक्रेटिक मोनार्की है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र भी है और साथ में मोनार्की भी है। मोनार्की मतलब राजतंत्र भी है। तो कैसे है, तो बात समझते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ब्रिटेन में क्या है ना, ब्रिटेन में एक सिस्टम चलता है। ब्रिटेन में क्या चलता है ना कि जो ब्रिटेन का जो प्रमुख है, जो ब्रिटेन का जो हेड है, वो एक राजा होता है। कौन होता है? राजा। ठीक है, और राजा को सलाह देने के लिए कौन होता है? मंत्रिमंडल। कौन होता है? मंत्री परिषद। कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थात राजा अगर काम करेगा तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करेगा, अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन काम करेगा? राजा काम करेगा। ब्रिटेन में चलता है। ठीक है,
तो ब्रिटेन में दो प्रमुख होते हैं, एक हो गया एक हो गया आपका राष्ट्रपति, एक हो गया आपका राजा और दूसरा हो गया आपका प्रधानमंत्री। तो अब क्या किया गया है ना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत में कोई राजा नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर जो राजा जो सब लिखा गया है ना, उसी को भारत में क्या बदल दिया गया है, भारत में बदल गया राष्ट्रपति से। किससे बदल दिया गया है? राष्ट्रपति से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा जो है व्यक्ति है ना, ये जो नाम मात्र का राजा है, तो इसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब कि खानदानी चल रहा है, बपौती है, ठीक है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो नाम मात्र का राजा बनता है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं हो। खाली क्या काम करता है, तो जब प्रधानमंत्री कोई काम करता है ना और अंत में उसको अगर लागू करने की बात आती है तो साइन अंतिम में कौन करता है? राजा करता है। तो वही सेम काम क्या किया गया है, भारत में राजा के स्थान पर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति को कर दिया गया है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन है भारत में? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड में भी कौन है? प्रधानमंत्री है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग चुनाव कैसे करते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे आगे। तो प्रधानमंत्री का भी देश में चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसके आधार पर काम करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। तो कहाँ से कॉपी किया गया है? तो ये पद हम कॉपी किए हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में राजा का पद नाम मात्र का है, इसलिए भारत में भी जो राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र का है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉमिनल हेड। क्या बोला जाता है दोस्तों? नॉमिनल हेड, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए भारत का प्रमुख व्यक्ति कौन है, या भारत का क्या बोलते हैं सर्वे सर्वा कौन है, या भारत का क्या बोलते हैं नाम मात्र का प्रधान कौन है? नाम मात्र का, ठीक है। तो नाम नॉमिनल मतलब क्या होता है? नाम मात्र, और हेड का मतलब क्या होता है? प्रधान व्यक्ति। तो भारत में नाम मात्र का प्रधान व्यक्ति, नाम मात्र का कौन सा व्यक्ति है? तो हो गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा कि रियल हेड कौन है, कोई आपसे पूछेगा तो बताइए कि भारत देश का रियल हेड कौन सा है? रियल हेड, ध्यान रखिए दोस्तों, रियल हेड यानी कि वास्तविक प्रमुख कौन है? नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का प्रमुख तो को बच गया, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसके क्या बोलते हैं, किसकी सिफारिश पर काम करता है? अच्छा, किससे सलाह लेके काम करता है? तो वो सलाह लेके काम करता है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री क्या हो गया दोस्तों? रियल हेड हो गए, यानी हमारे देश के जो वास्तविक जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। बात समझ आ गया? तो ये जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिए हम लोग? ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से कॉपी किए हुए हैं। अच्छा, इसी में देखिए जो बात आपको बताया ना नॉमिनल हेड के बारे में ना, कि राष्ट्रपति क्या होता है, देखो राष्ट्रपति क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। देश का क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो आगे लिखा हुआ आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र का, औपचारिक का मतलब क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान है। यानी कि जो राष्ट्रपति है ना वो आपका कार्यपालिका, अभी आपको बताया ना कार्यपालिका के बारे में, ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़े कार्यपालिका क्या बोले दोस्तों? कार्यपालिका। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ रखा आपका? तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आपका आर्टिकल 78 तक है कि नहीं है? तो इस कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अर्थात सब कुछ पर जो साइन होता है, ये कोई भी चीज लागू करना है तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। लेकिन राष्ट्रपति खुद से काम नहीं करता है, राष्ट्रपति अपने अंदर काम करने के लिए प्रधानमंत्री को रखा है। किसको रखा है? प्रधानमंत्री को रखा है। तो राष्ट्रपति क्या हो गया? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हो गया, नाम मात्र का प्रधान हो गया है। जबकि प्रधानमंत्री क्या हो गया? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हो गया। वास्तविक मतलब रियल हेड हो गया है। तो सब कुछ जो काम होगा वो प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा, ठीक है। कहने के लिए ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन उससे कुछ पूछता नहीं है। जब काम हो जाता है तो खाली जाकर बोलता है कि मालिक आप साइन कर दीजिए, काम हो गया। तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, आर्टिकल 54 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का चुनाव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है इसके लिए इन डेप्थ चर्चा करेंगे। ये पहले ही से मेरे पास एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा, ध्यान रखिए दोस्तों, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। इसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, यानी निर्वाचन मंडल बोलते हैं। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? तो इसमें देश के एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, वी आर कॉमन पीपल है, हम लोग भाग नहीं लेते हैं। सब कौन कौन भाग लेता है? तो एमपी और एमएलए लोग इसमें चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए लोग भाग लेता है, ठीक है। तो इसका चुनाव कैसे होता है मैं इस पर एक पहले से वीडियो बनाकर रखा हुआ, मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो कहा जाता है कोटा। कोटा मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है ना, तो उसको कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा ताकि वो राष्ट्रपति बन सके? तो उसको लाना पड़ेगा 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। मान लीजिए कुल 100 सीट, कुल मान लीजिए 100 वोट है, कुल कितना वोट है? 100 वोट है।
तो 100 वोट का अगर 50% निकालते तो कितना निकलेगा? 50 निकलेगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और उसमें एक जोड़ दीजिए अर्थात 51। अर्थात कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है और कुल वोट मान लीजिए 100 है तो उसको कम से कम 51 वोट लाना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति क्या बन पाएगा? देश का राष्ट्रपति बन पाएगा। उसी को बोलता है कोटा। क्या बोला गया है? कोटा। अर्थात मिनिमम कितना लाया जाए, मिनिमम, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा कितना परसेंट लाया जाए या कितना कोटा निर्धारित किया गया, कितना कोटा लाया जाए ताकि आप देश के राष्ट्रपति बन सके, तो आपको लाना पड़ेगा 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। तो आप क्या बन सकते हैं? देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। आर्टिकल 55 कहता है। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा, ठीक है। इसका टेन्योर, टेन्योर मतलब कि कब तक काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। हर एक 5 साल में क्या हो जाता है? देश के राष्ट्रपति बदली हो जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो बदली हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो हार्डली राष्ट्रपति का पद 6 माह, ध्यान रखिए दोस्तों, 6 माह तक खाली रहेगा। 6 माह से ज्यादा खाली नहीं सकता है। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति मान लीजिए कि अचानक किसी राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो राष्ट्रपति का पद है वो मैक्सिमम हार्डली 6 माह तक खाली रहेगा। 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रह सकता है, ठीक है। और जब तक राष्ट्रपति मान लीजिए नहीं रहते हैं अपने पद पर, मान लीजिए राष्ट्रपति का देहांत हो गया अचानक, तो तुरंत क्या जाते हैं ना, तुरंत जो उपराष्ट्रपति हैं, जो भारत देश में जो उपराष्ट्रपति है वो क्या बन जाएंगे? देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। कार्यवाहक मतलब कि जब तक देश में भी राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति नहीं है, तो उनका काम करने के लिए हम क्या बन गए हैं? देश के राष्ट्रपति बन गए। तो उनका काम करने के लिए बने हैं, जिसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं जब हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। राष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति का देहांत हो गया है, हाँ याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद मात्र 6 माह खाली रह सकता है, 6 माह से ज्यादा खाली नहीं होगा। जैसे ही 6 माह अगर होने वाला होता है ना, तो उसी बीच में क्या होता है? दोबारा चुनाव करवाकर देश में नया राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, यहाँ बात समझ आ गया। अच्छा, अगला कहा गया है 57। आर्टिकल 57 कहता है कि दोबारा निर्वाचन, अर्थात कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया है तो क्या दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है, लेकिन ये कहने के संविधान में लिखा गया है, लेकिन भारतीय परंपरा में, जो भारत की जो परंपरा रही है, उसमें कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन जाता है ना, तो दोबारा कभी फिर राष्ट्रपति बनने का प्रयास नहीं करता, इच्छुक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि खराब लगता है। क्यों? भारत की एक परंपरा बन गई है। खाली एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, अपने कार्यकाल अपना, यानी कि उन्होंने 10 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। उसके बाद जितने भारत में राष्ट्रपति आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ 1 साल, यानी उन्होंने सिर्फ मात्र 1 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। चाहे वो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हो, रामनाथ कोविंद हो, या अभी जिनका प्रताप, अभी किनका समय चल रहा है, अभी द्रौपदी मुर्मू, वो 2022 से राष्ट्रपति बनी है, उनका कार्यकाल 2027 में खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोबारा हो सकता है कि लड़ने के चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसा उम्मीद कम में देखा गया है कि कोई दोबारा लड़ता है। क्यों? क्योंकि गरिमा की बात होती है कि भाई एक बार राष्ट्रपति बन गए, काफी है ना, चलिए छोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया। तो दोबारा निर्वाचन की बात कही गई है, लेकिन कोई भी ऐसा लड़ता नहीं। खाली एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़े थे और जीते भी थे, ठीक है। चलिए, अगला कहा जाता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 मतलब योग्यता, अर्थात अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यता होगी नहीं होगी, उसके लिए 2 योग्यता कही गई है। बेसिकली क्या कहा गया दोस्तों? 2 से 3 योग्यता कही गई है। पहला, भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक, यानी आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। तो सबको भारत का नागरिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा बात कहा गया है कि आपकी उम्र है ना, आपकी उम्र 35 साल या 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी? 35 या 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा बात कहा गया है, ये तो बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो हर व्यक्ति पूरा कर लेगा उम्र के साथ। लेकिन कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने खोज रहा है, उसके पास 50 प्रस्तावक मतलब उनके नाम को प्रस्तावित करने वाले, और 50 वो अनुमोदक होने चाहिए। 50 कितने चाहिए? अनुमोदक। तो ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन है? तो एमपी और एमएलए होंगे। कौन होंगे दोस्तों? एमपी और एमएलए होंगे, एमपी और एमएलए होंगे। वैसे लोग जो एमपी और एमएलए हैं, तो उसमें से क्या होंगे ना, 50 लोग, 50 वो एमपी या एमएलए, कोई भी इसमें से, वो क्या बन जाएंगे? जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना है, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, उसके लिए क्या बन जाएंगे? वो प्रस्तावक बन जाएंगे। तो 50 वो एमपी और एमएलए मिलकर क्या बोलेंगे ना कि हम इस एक नाम के व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो 50 वो लोग उसके नाम पर क्या करेंगे? उसके नाम को प्रस्तावित करेंगे, आगे रखेंगे, और 50 वो लोग वेरीफाई करेंगे, बताएंगे कि हाँ भैया हमको विश्वास है कि आदमी सही है, तो इसका अनुमोदन करवाएंगे। तो टोटल आपको 100 गो एमपी या एमएलए, ठीक है, चाहे एमपी बोलो चाहे एमएलए बोलो, आपको 100 गो ऐसे बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क होना चाहिए, तब जाकर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। वो मुहर मार के देंगे कि हाँ भैया इनको समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, आप इनका चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो हो गया, तो 3 बात हो गया। अंत में ये कहा गया है कि जब चुनाव लड़ने जाइएगा, मान लीजिए आपका नामांकन हो जाएगा, तो आपको आरबीआई में, क्योंकि आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति पद की अपनी कोई गरिमा है कि नहीं है कि कोई उठ के चल जाएगा? नहीं ना। उसी में क्या होता है, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, किसके लिए? सिक्योरिटी मनी के तौर पर। अगर मान लीजिए, अगर आपको जितना कुल वोट पड़ता है, कुल वोट मान लीजिए पड़ा, जितना भी कुल वोट पड़ा, अगर उसका 1/6 वोट आपको नहीं मिलता है, कुल वोट का अगर 1/6 वोट से कम मिलता है, तो आपका जो जमानत राशि है जब्त हो जाएगा, आपका जमानत राशि
जब्त हो जाएगा। आप आई होप आपको समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं अभी अगली बार डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, दोबारा आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।